नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज गुरु पूर्णिमा के दिन आपके लिए विशेष है 2021 का बीएसटीसी का पेपर सोल्व किया हुआ और तैयारी करवाने की जिम्मेदारी है वो हमारी है। मजबूत इच्छा शक्ति आपकी होगी तो ये सब संभव है। कौन कहता है सिलेक्शन नहीं होता? 12th क्लास के साथ बहुत से बच्चों का सिलेक्शन होता है। फ़र्क इतना है कि उनके तैयारी करने का जो तरीका है वो बड़ा ही स्मार्ट होता है। तो स्मार्ट तरीके से आप तैयारी करेंगे तो आप भी उस सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। सफलता असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। आपकी मजबूत इच्छा शक्ति ज़रूरी है। राजस्थान जीके का एक पार्ट होगा आपके, क्योंकि सिलेबस पहले डाला हुआ है कि बीएसटीसी का सिलेबस किस प्रकार का होगा, तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो पहले ही डाला हुआ है। तो हम आज बात करने वाले हैं राजस्थान के सामान्य ज्ञान यानी जीके का जो पेपर आएगा, जो अपना पेपर होगा उस पोर्शन में 50% अपने होंगे राजस्थान जीके के। और राजस्थान जीके के जो पर्सन होंगे 50% पर पर्सन 3 मार्क्स का होगा। तो 150 मार्क्स हमें कैसे तैयार करने हैं और किस प्रकार से हम 150 में से 150 प्राप्त कर लें ताकि हमारी तैयारी है वो मजबूत हो जाए। किसी अन्य जो अपना पार्ट है उसमें अगर मार्क्स थोड़े बहुत कम भी हो जाते हैं, कई बच्चों की इंग्लिश कमज़ोर होती है, कई बच्चों की मैथ कमज़ोर होती है, रीजनिंग कमज़ोर होती है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग का सीधा संबंध होता है। तो मैथ कमज़ोर होने से रीजनिंग कमज़ोर हो जाती है। तो क्यों ना हम राजस्थान जीके को इस तरीके से तैयार कर लें कि 150 में से 150 मार्क्स हैं वो हमारे तैयार हो जाएं। तो गुरु पूर्णिमा के ये शुभ दिन, शुभ अवसर पे, शुभ आशीष के साथ आपके लिए बेहतर वीडियो होने वाला है। ये आपके लिए वीडियो है, ये रामबाण साबित होगा। ये 2021 का सोल पेपर है और इसमें से भी आपको कई प्रश्न देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो होगा वो अपना 2022 वाला पेपर होगा और इस तरीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके लिए बेस्ट हैं या आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से आने वाले जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों का वीडियो डाले हुए हैं। तो आप अपने चैनल पे विजिट करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहला प्रश्न हम देखेंगे कि राजस्थान के एकीकरण में सबसे बड़ा चरण कौन सा था। राजस्थान एकीकरण का वीडियो डाला हुआ है और ऑथेंटिक बुकों का डाला हुआ है। तो सबसे बड़ा जो चरण था वो चौथा चरण था। इसमें हम व्याख्या भी करेंगे ताकि और भी आपको अच्छे से ये समझ में आ जाए। इस चरण में सबसे बड़ा चरण क्यों माना गया? क्योंकि इसमें सबसे बड़ी जो रियासत थी जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, तो ये जो रियासतें थी ये इसमें शामिल हुई थी, 4 बड़ी रियासतें। और इसी दिन 30 मार्च को राजस्थान का गठन हुआ और ये दिन राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया। चौथा चरण सबसे बड़ा था क्योंकि इसमें 4 बड़ी रियासतें 30 मार्च को शामिल हुई थी और इसी दिन 30 मार्च को इसका गठन होने के कारण इसे राजस्थान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अक्षांश स्थिति के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पड़ते हैं? उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र है वो कर्क रेखा के, ये जियोग्राफी का भी एक सेपरेट वीडियो बताया हुआ है कि उष्ण कटिबंध कहाँ पाया जाता है। तो जैसे ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के मध्य में एक भूमध्य रेखा है और भूमध्य रेखा के नीचे 23.5 डिग्री, कितने डिग्री? 23.5 डिग्री है, वो मकर रेखा है। और ये ऊपर वाली जो 23.5 डिग्री है भूमध्य रेखा के, ये उत्तर वाली, ऊपर वाली बोल सकते हैं उत्तर दिशा, ये उत्तर है, ये पृथ्वी का दक्षिणी दिशा। तो उत्तर में जो कर्क रेखा है, कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। और कर्क रेखा के और मकर रेखा के बीच में भूमध्य रेखा का जितना भी क्षेत्र है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। तो उष्ण कटिबंधीय यानी कर्क रेखा के समीप जो है हमारा दक्षिणी राजस्थान है। क्योंकि ये भी मैंने सेपरेट वीडियो डाल रखा है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो 8 राज्य हैं, उसमें राजस्थान भी है। और राजस्थान का दक्षिणी हिस्सा बांसवाड़ा के बीचों बीच निकलती है, थोड़ी सी ये डूंगरपुर को भी क्रॉस करते हुए निकलती है। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा से गुजरती है। अगर 2 जिले आ जाएं तो डूंगरपुर बांसवाड़ा, अगर
राजस्थान के उष्ण कटिबंधीय, ज़्यादा उष्ण कटिबंध में कौन सा पड़ेगा? बांसवाड़ा, क्योंकि बांसवाड़ा से बीचों बीच गुजरती है। कर्क रेखा जिले के मध्य से होकर गुजरती है। बांसवाड़ा जिला उष्ण कटिबंध में आता है। गर्म, उष्ण का मतलब गर्म कटिबंध, क्योंकि जो अपनी पृथ्वी को उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध में कैसे बांटा जाता है, इसका वीडियो डाला हुआ है। अगर ये जियोग्राफिकल आपको समझ में नहीं आया तो वो देखेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। राजस्थान में प्रचलित किस त्योहार में स्त्रियां एकत्रित होकर कुम्हार के घर जाती हैं और छिद्र किए हुए घड़े को दीपक में रखकर गीत गाती हुई लौटती हैं? प्यारे बच्चों, ये अपने राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में, क्षेत्र भी पूछ लेते हैं कई बार, कौन से क्षेत्र में है? पश्चिमी क्षेत्र में। जिला कौन सा है? जोधपुर में। और ये एक त्यौहार है, इसके पीछे एक लंबी कहानी है, तो इसको एक सेपरेट वीडियो में मैंने वैसे भी समझाया हुआ है पूरा कि ये जो संदर्भ है, ये जो त्यौहार है, ये किस संदर्भ में मनाया जाता है। तो इसमें एक मटका होता है, उसमें छेद होता है और मटके को महिलाएं सिर पे रखती हैं, घड़ा जिसको बोलते हैं, इसलिए इसको घुड़ला त्यौहार बोला जाता है। और ये मनाया कब जाता है? कई बार इसकी तिथि पूछ ली जाती है। कृष्ण अष्टमी को, चैत का महीना और कृष्ण अष्टमी, क्योंकि 15 दिन कृष्ण पक्ष रहता है, 15 दिन शुक्ल पक्ष रहता है, तो कृष्ण पक्ष वाली अष्टमी को मनाया जाता है। किस अभिलेख को कर्नल टोड द्वारा इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में फेंक दिया था? कौन सा अभिलेख था वो? तो ये अभिलेख था मानमोरी अभिलेख। और मानमोरी अभिलेख में जो भोज हैं उनके पुत्र मान का उल्लेख हुआ है, और मानसरोवर झील है चित्तौड़ में, उसका निर्माण इनके द्वारा किया गया, इसका भी उल्लेख होता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? ये भी उल्लेख मानमोरी अभिलेख में। ये कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि चित्तौड़गढ़ का निर्माण किसने करवाया, इसका यानी चित्रांगद ने करवाया। चित्रांग भी बोलते हैं इनको और चित्रांगद भी, दोनों ऑप्शन सही माने जाते हैं। तो चित्रांगद ने करवाया, ये उल्लेख किस अभिलेख में हुआ है? तो ये मानमोरी अभिलेख में। डूंगरपुर में प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो प्रजामंडल कब से शुरू हुआ? प्रजामंडल क्या थे? प्रजामंडल, अलग अलग प्रजामंडलों का गठन कब कब हुआ? प्रथम प्रजामंडल कब बना? सबसे लास्ट में कौन बना? इसके ऊपर अपना वीडियो है, तो आप चैनल पे जाएंगे तो वहाँ विजिट करेंगे तो ज़रूर आपको मिलेगा और आप आसानी से समझकर राजस्थान जीके पे इतनी पकड़ बना लें कि आप 150 में से 150 का स्कोर कर सकें। इसी शुभकामना के साथ मैं आपकी मदद के लिए ये वीडियो है, यह आज आपके लिए डालूंगी। डूंगरपुर में प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? भोगीलाल पांड्या की अध्यक्षता में। 26 जनवरी 1944 को ये बना था। और इसमें अन्य सहयोगी थे भोगीलाल पांड्या जी के, वो थे गौरीशंकर और हरिदेव जोशी, माणिक लाल और शिवलाल कोटिया। राजस्थानी लिपि में अशुद्ध जो रूप है उसको क्या कहते हैं? मूडिया लिपि। और मूडिया लिपि की विशेषता क्या है कि इसे पहले बढ़िया जो लोग होते थे, महाजनी, अपनी बही में लिखते थे, वो लिपि है। और ये लिपि बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। राजस्थानी वेशभूषा में वर वधू के गठबंधन का एक वस्त्र होता है, उसे क्या कहते हैं? धट्टी। निम्न में से कौन सा युग्म है वो असंगत है? असंगत को छांटना है। पशु पक्षियों का जो सेट है वो जयपुर है, बिल्कुल। रेजी चेक है। और चमड़ा उद्योग है वो कांकरोली का। पत्थर की मूर्तियाँ जयपुर की। तो सी जो ऑप्शन है, जो रमकड़ा उद्योग, चमड़ा उद्योग नहीं, रमकड़ा जो उद्योग है वो गलियाकोट डूंगरपुर का प्रसिद्ध है, तो ये दे दिया कांकरोली जो कि राजसमंद में। ये सही नहीं है, तो अपने को असंगत छांटना था। ये शब्द है, इस पर जरूर ध्यान दें आप। तो असंगत छांटना था, अपना ऑप्शन हो जाएगा सी। नीमच छावनी में 6 छावनियाँ थी 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में। कितनी थी? 6 छावनी। उनमें से एक छावनी नीमच, ये भी मैंने डाला हुआ है कि नानी देख, इस तरीके से ये बड़ी ही सरल ट्रिक से मैंने समझाई थी कि कितनी छावनियाँ थी। और इसमें क्रांति भड़काने से पूर्व भारतीय सैनिकों के कर्तव्य के प्रति जो वफादार रहने की शपथ थी, उसको किस बहादुर सैनिक ने चुनौती दी थी नीमच छावनी में? तो ये थे मोहम्मद अली बेग। और मोहम्मद अली बेग ने किस अंग्रेज अधिकारी के सामने व्यक्त की थी?
कर्नल एबोट को चुनौती दी थी। राजस्थान से लोकसभा सदस्य के रूप में चुने जाने वाली प्रथम महिला गायत्री देवी, और इनकी पार्टी कौन सी थी? स्वतंत्र पार्टी। और ये कौन से चुनाव में गई थी? तीसरा आम चुनाव हुआ 1962 में, उस समय जयपुर से चुनी गई थी। तो पार्टी का नाम ध्यान रखें, क्योंकि पर्सन को जब एग्जामिनर पूछता है तो उसका थोड़ा सा तरीका है वो बदल देता है। तो इसके बारे में आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो इस संबंध में कोई भी प्रश्न पूछा जाए वो आप कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म है वो असंगत है? तो अलवर महोत्सव फरवरी में मनाया जाता है, बनेश्वर महोत्सव फरवरी में मनाया जाता है, ब्रज महोत्सव मार्च में, और शेखावाटी महोत्सव फरवरी में। तो जो भरतपुर का ब्रज महोत्सव है ये भी कब मनाया जाता है? फरवरी में ही मनाया जाता है। तो असंगत छांटना है अपने को, सी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। राजस्थान में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ कब हुआ? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी मनरेगा, तो ये 2 फरवरी 2006 को। इसका नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2009 में इसका नाम हुआ है। उससे पहले क्या थी? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, महात्मा गांधी से इनका नाम है वो बाद में चेंज हुआ। और ये योजना राजस्थान के संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में लागू है। इसका संचालन ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग, ये भी ध्यान रखें आप, द्वारा किया जाता है। काली उपजाऊ मिट्टी मुख्यतः किस भौतिक विभाग की विशेषता है? ये राजस्थान की जियोग्राफी का प्रश्न है। और तो ये काली उपजाऊ जो मिट्टी है ये दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का जो भाग है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, साथ ही जो अपने इधर चित्तौड़गढ़ की तरफ बढ़ते हैं, तो दक्षिणी पूर्वी जो भाग है राजस्थान का, वो भाग काली उपजाऊ मिट्टी से है। राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? तो ये बहुत ही सरल प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों। कृषि को कहते हैं, आपको पता है, क्योंकि एक किसान जब फसल उगाता है और जब वो तैयार करके डालता है घर तक, तब तक कई परिवर्तन मौसम में होते हैं, और कब फसल को नष्ट कर प्राकृतिक आपदा से कर दिया कब फसल है वो नष्ट हो जाए, तो इसे कहते हैं मानसून का जुआ। मानसून पे आधारित होती है राजस्थान की फसल। धौली गंगा परियोजना किस राज्य में स्थापित? उत्तराखंड में। राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर चित्रित जो शैलाश्य हैं उनकी खोज हुई है? तो ये दर है, और ये जिला कौन सा है? भरतपुर का। दर इस जगह पे मिले हैं और भरतपुर में ये जगह है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अक्टूबर 2019 में नगर निगम पार्षद के चुनाव हेतु अधिकतम जो खर्च की सीमा है वो कितनी कर दी गई? 2.5 लाख। ये संशोधन कब हुआ ये भी ध्यान रखें, अक्टूबर 2019 में। राजस्थान में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रवासी पक्षी साइबेरियन क्रेन के लिए जाना जाता है? तो ये है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव कहाँ है? भरतपुर में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये 1981 में इसको रामसर साइट में शामिल किया गया था। रामसर साइट जो अपने कई ऐसे क्षेत्र जगह हैं जिनको रामसर साइट में घोषित कर रखा है, तो इसको 1 अक्टूबर 1981 को घोषित किया था। और यहाँ सफ़ेद पक्षी हैं, सारस हैं, वो सर्दियों में आते हैं। ये राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान में भी आता है। 56 का मैदान किससे संबंधित है? तो 56 जो माही नदी है उसके आसपास का क्षेत्र है वो 56 बेसिन भी उसको बोल सकते हैं, 56 का मैदान भी बोल सकते हैं। प्रतापगढ़ और उसके आसपास का क्षेत्र है, दक्षिणी राजस्थान में पड़ता है। तो कहाँ पे है? प्रतापगढ़ के आसपास का जो क्षेत्र है वो माही बेसिन का, उसको कहते हैं 56 का मैदान। साहित्यिक रचना पग फेरों के रचयिता कौन थे? मणि मधुकर। इनकी और भी रचनाएं हैं जिनको आप देख सकते हैं, ये भी इन्हीं की रचनाएं हैं। जयपुर मेट्रो की ट्रैक गेज है वो कितनी है? 1435 मिली। और जयपुर मेट्रो कब शुरू की गई थी? 3 जून 2015 को। तो इसका दूसरा फेज चल रहा है जो बड़ी चौपट से। राजस्थान में झुंझुनू की प्रसिद्ध रानी सती का वास्तविक नाम नारायणी देवी। अष्टछाप कवि मंडली का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो विठल दास के द्वारा। अष्टछाप क्या था? इनमें 8 शिष्य थे इनके, विठल दास जी के, वो अष्टछाप कवि मंडली कहलाते थे। निम्न में से कौन सा राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य नहीं है? लोक नृत्य और लोक नाट्य, इसका भी सेपरेट वीडियो डाला हुआ है, इसमें क्या अंतर होता है
तो तुरा कलंगी है, जैसे तुरा कलंगी, भवाई, कानबेलिया और कच्ची घोड़ी, ये तो लोक नृत्य हैं। नृत्य मतलब जिसमें डांस होता है। तुरा कलंगी इसमें नाटक होता है, तो ये लोक नाट्य है। तुरा कलंगी एक लोक नाट्य है। इसका प्रमुख वाद्य यंत्र चंग होता है। होलियों में बजाते हैं ना डफ शेखावाटी में, उसको कहते हैं चंग। तो ये चित्तौड़गढ़ निम्बाहेड़ा के आसपास किया जाने वाला लोक नाट्य है। इसलिए ये जो ऑप्शन है ये अपना सही नहीं है, क्योंकि नहीं पे ध्यान देना है हमें। तो लोक नाट्य का मोटा मोटा आप जरूर देखें कि ये जो लोक नाट्य है वो किस क्षेत्र में होता है, लोक नाट्य होता क्या है, उसके जो एक दो कलाकार हैं उनका भी ध्यान रखें। और ये जो अपने लोक नृत्य हैं इनको भी आप ध्यान में रखें, कौन से क्षेत्र में कौन सा लोक नृत्य किया जाता है और उसके कलाकार कौन है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। सुमेलित छांटना है नहीं वाला। तो पांडुपोल अलवर में है, सास बहू का मंदिर नागदा में है, मीठे शाह की दरगाह झालावाड़ में है, मंडोर जयपुर में नहीं है, मंडोर जोधपुर में है। और मंडोर जो राजा थे मारवाड़ के, उनकी पूर्व राजधानी भी थी। यहाँ जो शासक रहे जोधपुर के, उनकी छतरियाँ बनी हुई हैं मंडोर में। राजस्थान सरकार की नवीनतम जनसंख्या नीति कब घोषित की गई? 20 जनवरी 2020 को। मरु विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 1977-78 में। जो भी क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम रहे हैं राजस्थान के, वो अपना सेपरेट वीडियो भी डाला हुआ है। और भी आप ये जरूर देखें कि कौन सा विकास कार्यक्रम है वो कहाँ शुरू हुआ था। तो ये 16 जिलों में शुरू हुआ था, वर्तमान में ये बंद किया हुआ है। निम्न में से कौन सा राजस्थान का जल दुर्ग है? तो गागरोन जो कि झालावाड़ में है, झालावाड़ जिले में। तो गागरोन का दुर्ग है वो जल दुर्ग है। जल दुर्ग का मतलब ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर पानी भरा हो, यानी शत्रु की सुरक्षा के लिए किले के चारों ओर पानी हो, तो उसे कहते हैं जल दुर्ग। काली सिंध और आहू नदी, ये आहू है, काली सिंध और आहू नदी के संगम पे बना हुआ ये किला है। कई बार ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि कौन सा जो किला है वो आहू और काली सिंध नदी है उनके संगम पे बना हुआ है। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि गागरोन का दुर्ग किस नदियों के संगम पे बना हुआ है? तो आहू और काली सिंध नदी के संगम पे बना हुआ है। सिवाना किले का निर्माण किसने करवाया था? तो वीर नारायण ने करवाया था। सिवाना किले का निर्माण राजा भोज के पुत्र थे वीर नारायण, उनकी द्वारा करवाया गया। जिला बाड़मेर की हल्देश्वर की जो पहाड़ियाँ हैं, किन पहाड़ियों पे स्थित है? हल्देश्वर। और इसको जालोर दुर्ग की कुंजी भी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखें। राजस्थान की कौन सी चित्रकला शैली चोर पंचारिका शैली से मिलती जुलती है? तो ये मेवाड़ शैली, और मेवाड़ शैली राजस्थान की सबसे प्राचीन शैली है और इसका मूल स्वरूप चोर पंचारिका ग्रंथ में दिखाई देता है। तो ये चोर पंचारिका या विलन पंचारिका के 50 इसमें छंद हैं। कश्मीर के प्रसिद्ध कवि विलहण द्वारा इनकी रचना हुई है। पिछवाई पेंटिंग है वो उसकी शैली कौन सी है? पिछवाई शैली भी पूछ लेते हैं, पिछवाई पेंटिंग भी पूछ लेते हैं। तो ये नाथ द्वारा शैली भी कहलाती है। इसमें क्या है ऐसा? तो ये नाथ द्वारा शैली की प्रमुख विशेषता क्या है? पिछवाई शैली। पिछवाई का मतलब पीछे। तो पिछवाई का मतलब है श्रीनाथ जी की प्रतिमा के पीछे लगाई जाने वाली चित्र का एक पर्दा, उसे कहते हैं पिछवाई। और नरोत्तम नारायण शर्मा इसके प्रमुख कलाकार हैं। निम्न में से कौन सी मृत नदी के नाम से जानी जाती है? तो ये घग्गर नदी है, जो हिमाचल में शिमला के पास से निकलती है शिवालिक की पहाड़ियों से, और वहाँ से राजस्थान में यह हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है। तो कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि मृत नदी यानी घग्गर है वो राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? तो ये हनुमानगढ़ से। राजस्थान का कौन सा शहर सफ़ेद शहर के नाम से जाना जाता है? तो ये उदयपुर है। उदयपुर जो झीलों की नगरी राजस्थान का कश्मीर भी कहलाता है, वेनिस तथा सिटी ऑफ फाउंटेन और माउंटेन भी कहलाता है। राजस्थान में गारनेट के भंडार, कौन सा खनिज है जिसके भंडार टोंक में है? गारनेट के। और इसको तांबड़ा भी कहते हैं, रक्तमणि भी कहते हैं, फिरोजा भी कहते हैं। गारनेट के 3 नाम हैं, तांबड़ा, रक्तमणि, फिरोजा। और ये खनिज टोंक में जैम गारनेट कहलाता है। राजस्थान के किन जिलों में खस घास उगाई जाती है? कई बार ये भी पूछ लिया जाता है खस क्या है? तो एक विशेष प्रकार की घास है और पाई कहाँ जाती है?
राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में भरतपुर सवाई माधोपुर के आसपास खस एक विशिष्ट प्रकार की घास है और इससे क्या बनाया जाता है? शरबत और इत्र, सेंट जो जिसको हम यूज करते हैं, शरबत और इत्र बनाने के काम आती है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान किस जिले में न्यूनतम जो लिंगानुपात है, लिंगानुपात मतलब लड़की और लड़कों की संख्या या कहें कि स्त्री और पुरुष की जो 1000 पे संख्या होती है उसे कहते हैं लिंगानुपात। तो सबसे कम पाई गई धौलपुर में। धौलपुर राजस्थान का सबसे छोटा जिला भी है, तो इससे आप कनेक्ट करें, कोऑर्डिनेट करके पढ़ेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। सबसे छोटा जिला, सबसे कम लिंगानुपात वाला, राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ मिला? डूंगरपुर में, जो कि 994, और धौलपुर में सिर्फ 846। 1000 पे 846 और डूंगरपुर में 994। तो सबसे अधिक राजस्थान का दक्षिणी जिला डूंगरपुर। राजस्थान में गोलियां हथौनियां कौन सी धातु उत्पादक क्षेत्र हैं? तो ये हैं तांबे के लिए उत्पादक क्षेत्र। राजस्थान में प्रथम विद्रोह कहाँ और कब हुआ था? तो नसीराबाद में हुआ था 28 मई 1857 को। और नसीराबाद में कौन सी इन्फेंट्री थी? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने विद्रोह किया था यहाँ। आयोग आपके द्वार कार्यक्रम में किसके प्रति जागरूकता के लिए है? बच्चों के विरुद्ध जो आपराधिक घटनाएं होती हैं उनके विरुद्ध जागृत करने के लिए समाज को, समुदाय को। तो ये है आयोग आपके द्वार कार्यक्रम। दुर्साजी आडा अपनी डिंगल कविता किस शासक के पक्ष में लिखी थी? तो दुर्साजी आडा की जो डिंगल भाषा, कौन सी भाषा की कविता ही है? डिंगल, क्योंकि डिंगल और पिंगल दो भाषाएं हैं, तो ये डिंगल में लिखी गई कविताएं हैं। और ये महाराणा प्रताप कवि ने अपनी रचनाओं में मेवाड़ के महाराणा प्रताप, राव चंद्रसेन और राव सुल्तान के देश प्रेम का चित्रण किया है। और एक इनकी दूसरी रचना है विरुद्ध क्षत्रिय, और इनमें इन्होंने महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा और किरतार बावणी, एक किरदार नहीं किरतार बावणी, क्योंकि ये मिसप्रिंट हो जाती है थोड़ी सी, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को व्यक्त करती है। भक्ति संत रजब जी संबंधित थे, दादू के संत थे, ये दादू दयाल के शिष्य थे कहने का मतलब। तो ये दूल्हे के वेश में रहे, वो संत हैं, आजीवन दूल्हे के वेश में रहे। इसके पीछे भी एक लंबी कहानी है कि ये बारात लेकर जा रहे थे, तो इनको कहीं दादू जी अपने शिष्यों को संबोधित करते हुए, प्रवचन देते हुए दिखे, और वहाँ ये दादू जी के भक्त बन जाते हैं और शिष्य बन जाते हैं। फिर आजीवन ही उसी वेशभूषा में रहते हैं। तो दादू जी के 52 शिष्य थे, उनमें रजब जी भी थे। इनको 52 शिष्यों को कहते हैं 52 स्तंभ। और इसमें सुंदरदास जी, बालेंद्र जी, गरीबदास जी, जगन्नाथ जी, मिस्कन दास जी ये शिष्य थे। फुटवियर डिजाइन एवं डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है जोधपुर में। राजस्थान का कौन सा शहर 100 द्वीपों का शहर कहलाता है? तो ये है बांसवाड़ा। राजस्थान का बांसवाड़ा से 2 प्रश्न आ गए, एक उष्ण कटिबंध का और एक 100 द्वीपों के शहर का। बांसवाड़ा माही बजाज सागर बांध के कारण बने टापू, कौन सी सागर है? माही बजाज सागर बहुउद्देशीय परियोजना है और इसके कारण 100 द्वीप टापू बने हुए हैं, इसलिए इसको 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है। नानक जी भील का संबंध किस किसान आंदोलन से था? तो ये बूंदी किसान आंदोलन। राजस्थान में जनजाति के एसटी बालकों के लिए जो पहली हॉकी अकादमी स्थापित हुई है वो कहाँ पे है? उदयपुर में। राज्य की पहली जनजाति हॉकी अकादमी का शुभारंभ कब किया गया था? 9 अगस्त 2021 को। प्रसिद्ध रचना है लील टांस, लीला डांस हो गया, लील टांस। लील टांस एक पक्षी भी होता है, लील टांस। राजस्थान के रहने वाले हैं तो आप जरूर जानते होंगे कि लील टांस एक पक्षी होता है नीले कलर का। ये जो रचना है किसने लिखी? कन्हैया लाल सेठिया ने। इनकी और भी बहुत महत्वपूर्ण कविताएं हैं कन्हैया लाल सेठिया जी की। और पाथल और पीथल जो प्रसिद्ध रचना है, मिजर तो आप जानते ही होंगे, खेजड़ी के लगते हैं, फल लगता है उसको मिजर बोलते हैं। और इनकी 1976 में लील टांस के लिए, कई बार कितनी बार लिखो ये मिसप्रिंट कर ही देती है,
1976 में राजस्थानी भाषा के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था? लील टांस के लिए। राजस्थान के रिफाइनरी प्रोजेक्ट में निम्न में कौन सी हिस्सेदारी, किस किस की हिस्सेदारी, कहना का मतलब, तो राजस्थान सरकार, राजस्थान गवर्नमेंट है वो इसमें हिस्सेदार है, प्लस HPCL। HPCL 74% हिस्सेदारी के साथ, वहीं राजस्थान गवर्नमेंट का 26% हिस्सेदारी है इसमें। अपना नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न आज की इस क्लास का वो है, राजस्थान की निम्न पर्वत चोटियों की ऊंचाई के बढ़ते हुए क्रम को व्यवस्थित कीजिए। अरावली की चोटियाँ दक्षिण से उत्तर की ओर। अरावली, आपको ध्यान है कि राजस्थान में किस तरीके से फैली हुई है, तो राजस्थान में इस दिशा में अरावली फैली हुई है। तो ये चोटियाँ दक्षिण से जब चलते हैं उत्तर पूर्व की ओर तो इनकी ऊंचाई घटती जाती है, लेकिन कई अन्य बीच में भी चोटियाँ हैं जिनकी ऊंचाई थोड़ी ज़्यादा है। तो इस क्रम को सेट करना है कि नाग पहाड़ जो कि अजमेर में है 795, खो जयपुर में है 920, देलवाड़ा सिरोही 1442 और गुरु शिखर 1722। गुरु शिखर सिरोही माउंट आबू। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न आज गुरु पूर्णिमा पर आप तक पहुंचाने का मेरे द्वारा एक छोटा सा प्रयास किया गया। मुझे उम्मीद है कि यहाँ से आपको कई प्रश्न देखने को मिलेंगे और इस तरीके के जिसमें राजस्थान जीके का आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं हो। इसी प्रयास के साथ मैं आपके लिए अब जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाती तब तक आपके लिए वीडियो डालती रहूँगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक थैंक्स, ऑल दी बेस्ट।